शुरुआत करते हैं निर्माण टॉपिक शुरू करते हैं। निर्माण उद्योग के अंतर्गत मुख्य उद्योग की बात कर लेते हैं। हम भाग 1 में तो पढ़ चुके हैं निर्माण उद्योग में उद्योगों की प्रकार और उद्योगों के स्थानीयकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इस भाग में हम देखेंगे कि मुख्य उद्योग जो लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि भारत के संदर्भ में कि प्राचीन काल से लोहे का ज्ञान सभी को था। और अगर बात करें हमारे प्राचीन भारत की, तो उस प्राचीन भारत में जो स्वर्ण काल था गुप्त वंश का, उस समय दिल्ली में जो मेहरौली स्तंभ बनाया गया था, जो आज तक स्थापित है, जिस पर अभी तक जंग नहीं लगा है, तो काफ़ी अधिक लोह ज्ञान से पारंगत हुआ करते थे। हम बात कर लें भारत के संदर्भ में, आधुनिक भारत के संदर्भ में देख लेते हैं कि 1870 में भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था कुल्टी में। जी हाँ, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। इसका जो नाम था बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स। इसका याद रखिएगा, सन 1870 में बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स कुल्टी में स्थापित किया गया था। उसके बाद बात कर लें जमशेदपुर में, वर्तमान का जमशेदपुर और उस समय का जो है साकची में। जी हाँ, यहाँ पर बात करें कि 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोल सकते हैं टिस्को, स्थापित किया गया था 1907 में, जो उस समय साकची में स्थापित किया गया था। जो अभी वर्तमान की बात करें तो जमशेदपुर नाम, वर्तमान में देखें कि इसका नामकरण जमशेदपुर है और यह सिंहभूमि जिले में आता है। जी हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत का सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी मतलब जमशेदपुर में स्थापित है, 1907 में स्थापित हुआ है। हम बात कर लें 1919 की बात कर लें तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसको हम बोल सकते हैं इसको। जी हाँ, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसको में हम लोग देखते हैं कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, यह जो है आसनसोल बरनपुर में स्थापित है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में है। हम देखते हैं कि 1923 में देखते हैं कि भद्रावती कर्नाटक में ये निजी कंपनी थी, जिसका नामकरण था मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको हम शॉर्टकट में बोलते थे मिस्को। जी हाँ, इसका वर्तमान नाम हो गया है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड। इसका नाम है भद्रावती इस्पात संयंत्र का, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध इंजीनियर कहे जा सकते हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया, उनके नाम से इनका नामकरण किया गया है भद्रावती इस्पात संयंत्र का। हम बात कर लें कि पंचवर्षीय योजना, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, यह उद्योगों पर अधिक बल दिया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अधिक बल दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर अधिक बल दिया गया, जो भारत का आधारभूत ढांचा स्थापित कर सके। इस कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था, इसका कार्यकाल 1956 से 61 था। इसमें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो विदेशी जो कंपनियां उससे उपबंध करके भारत में स्टील प्लांट या भारत में उद्योगों का विकास किया जा सके। तो इसके प्रयास से ही, इस हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रयास से ही भारत में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर और बोकारो, जहां पर विदेशी सहायता के जरिए यह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। हम बात करें भिलाई स्टील प्लांट की बात कर लें, भिलाई स्टील प्लांट में जो सहायता प्रदान कर दी थी सोवियत संघ के द्वारा। हम बात कर लें दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में है, इसमें जर्मनी के द्वारा सहायता की गई थी। हम बात कर लें भारत में भारतीय इस्पात प्राधिकरण का गठन जो था 1973 में किया गया था। मतलब जो सेल का गठन हुआ था 1973 में, इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। तटवर्ती कारखाना की बात करें, भारत का पहला तटवर्ती कारखाना या इस्पात संयंत्र है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थापित है। यह तटवर्ती मतलब समुद्र के किनारे या स्थित कारखाना है या उद्योग है। हम बात कर लें इस संदर्भ में एकीकृत इस्पात कारखाने की बात कर लेते हैं। एकीकृत इस्पात कारखाने के अंतर्गत आएगा टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो लिमिटेड है जमशेदपुर में। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कारखाना यही है टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो वर्तमान में झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर मतलब सिंहभूमि जिले में आता है और यह जो है स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, हम बात कर लें कि यह कलकत्ता से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम बात करें कि 1911 में कच्चा लोहा इसमें निर्मित होता था, मगर 1912 से इस्पात बनना शुरू हो गया इस
इस्पात संयंत्र में। हम देख सकते हैं कि इसको लोकेशन को देखेंगे तो हमको प्रतीत होता है कि जो यह स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे अवस्थित जमशेदपुर है, जो कि सिंहपुर जिले में स्थित है और ये झारखंड में है। हम देख लें इनको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। किसी भी इस्पात संयंत्र या उद्योग को स्थापित होने के पीछे मतलब कच्चा माल, इस संयंत्र के बारे में देख लेते हैं कि लोहा कहाँ से मिलता है, कच्चा माल इनको कहाँ से मिलता है। तो बादाम की पहाड़ी और गुरु महसानी में इनको लोहा मिलता है और साथ ही साथ नोवा मुंडी से मिलता है। नोवा मुंडी जो झारखंड में ही स्थित है, जबकि बात करें बादाम पहाड़ी और गुरु महसानी ये है उड़ीसा में। तो यहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है। बात कर लें कोयले की, शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए हमको क्या चाहिए, कोयला। तो कोयला प्राप्त होता है झरिया और रानीगंज से। चूना और डोलोमाइट की बात कर लें तो वीरमित्रपुर से प्राप्त होता है। साथ साथ रांची, हजारीबाग और सिंह भूमि से भी प्राप्त होता है। हम बात कर लें यहाँ पर मैग्नीज, जो कि इस्पात बनाने के लिए काफ़ी मुख्य अवयव है। तो मैग्नीज जो है नोवा मुंडी से ही प्राप्त होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ श्रम की भी आवश्यकता होती है, तो कुशल श्रमिक मिल जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी घना बसा क्षेत्र है, तो यहाँ से कुशल श्रमिक भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ देखें हम यहाँ पर परिवहन के साधन को भी देख सकते हैं। परिवहन के साधन काफ़ी उन्नत है क्योंकि नागपुर कलकत्ता रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, तो काफ़ी अधिक उन्नत है। कि जो भट्टी जहाँ पर लोहा बनाया जाता है तो उसकी भट्टी के अंदर जो लिपाई करने के लिए क्वार्टजाइट की आवश्यकता होती है, जो जमशेदपुर से मात्र 10 किलोमीटर जो दूर है काली माटी, वहाँ से प्राप्त होता है क्वार्टजाइट। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी लोहा इस्पात स्थापित करने के लिए हमको कच्चा माल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, श्रम चाहिए, जल चाहिए। जल की भी आपूर्ति हो जाती है और जल क्वार्टजाइट की बात कर लें, मैग्नीज की बात कर लें, एवं हम बात कर सकते हैं कि डोलोमाइट, चूना पत्थर की बात कर सकते हैं, सब आसपास स्थित है। तो इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी आदर्श माना जाता है। एकीकृत इस्पात संयंत्र, उसमें पहला पॉइंट तो पढ़ चुके थे जमशेदपुर टाटा का। दूसरा देखते हैं हम लोग इसको का, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको जो है ये 3 संयंत्रों से मिलकर बना होता है, जैसे कि कुल्टी, बंडपुर, हीरापुर। ये तीनों संयंत्र का मिश्रित रूप है इसको। जी हाँ, ये तीनों जो संयंत्र है पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं। कुल्टी, बंडपुर और हीरापुर पर स्थित संयंत्रों को मिलाकर इसका नामकरण किया गया है इसको का। हम देखते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 14 जुलाई 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, हम इसका डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि कुल्टी है यहाँ, कुल्टी और हीरापुर ये हुआ, और एक है बंडपुर। तो ये कुल्टी और हीरापुर और बंडपुर की जो अवस्थिति है त्रिज्यात्मक रूप से अवस्थिति है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सब जो कलकत्ता के नज़दीक अवस्थित हैं। ये हम देखते हैं कि लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, तो लोहा झारखंड के सिंह भूमि से और उड़ीसा के मयूरभंज से प्राप्त होता है। तो हम लोग जब पढ़े थे भारत के खनिज संसाधन, उसमें हमने इसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा था कि लोहा कहाँ मिलता है, मैग्नीज कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ मिलता है। ठीक है, हम ये पढ़े थे। तो उसमें देखते हैं कि लोहा अयस्क जो है झारखंड में सिंहभूमि और उड़ीसा में मयूरभंज में लोहा अयस्क मिलता है, जहाँ से इनकी आपूर्ति होती है लोहा कच्चा माल का। और जो कोयला है झरिया व रानीगंज से भरपूर मात्रा में कोयला प्राप्त हो जाता है ऊर्जा के लिए। चूना और डोलोमाइट की बात कर लें तो पहले डोलोमाइट को देखते हैं। डोलोमाइट वीरमित्रपुर से प्राप्त होता है, जबकि चूना जो होता है गंगपुर और पारा घाट से प्राप्त होता है। हम देखें कि जल की बात कर लें तो जल की आपूर्ति जो है दामोदर घाटी परियोजना से हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक बार इसकी अवस्थिति को देख लें कि प्रश्न पूछ देता है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का जो अवस्थिति कैसी है। तो कुल्टी, हीरापुर, बंडपुर देख लीजिए त्रिज्यात्मक रूप से है। ये परिवहन के क्षेत्र की बात करें तो ये परिवहन दिल्ली कलकत्ता जो रूट में परिवहन है, और बात कर सकते हैं कि कलकत्ता और हावड़ा रूट में भी है ये रेल परिवहन, जिससे आसानी से कच्चा माल भी ले जाया जा सकता है एवं उत्पादित माल को भी बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का। हम देखते हैं तीसरा पॉइंट आता है विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात केंद्र। इसके बारे में हम लोग तो पढ़े थे कि कर्नाटक में अवस्थित है। तो इनका बहुत संक्षिप्त रूप में इसको बता देता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो नहीं है मगर हमको जानकारी होनी चाहिए इसकी। तो हम देखते हैं कि जल सारावती और महात्मा गांधी जल परियोजना से प्राप्त हो जाता है विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात केंद्र को। ठीक है, दूसरा देखते हैं चूना भंडीगुड़ा से प्राप्त होता है, जो कर्नाटक के पास ही अवस्थित है, मतलब 50-25 किलोमीटर के आसपास के रेशियो में चूना और मैग्नीज प्राप्त हो जाता है। तो मैग्नीज है शिमोगा व चित्रदुर्ग से प्राप्त होता है। ये जो विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात केंद्र
वहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर मैग्नीज प्राप्त हो जाता है शिमोगा और चित्रदुर्ग से। हम देखते हैं कि लोह अयस्क जो है बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है, तो कर्नाटक में है। क्यों फेमस है, तो यहाँ लोह अयस्क प्राप्त होता है। तो ये पहाड़ी जो है रियल में चित्रदुर्ग जिले में है। जी हाँ, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में अवस्थित है। और यहाँ पर एक खान है केम्मनगुडी खान। ये आईएएस और पीएससी एग्जाम में पूछा था कि केम्मनगुडी खान किस लिए फेमस है। तो हर कोई तो याद किया था बाबा बुदन पहाड़ी की, मगर बाबा बुदन की पहाड़ी में एक खान है केम्मनगुडी खान। तो केम्मनगुडी खान है लोहा के लिए प्रचलित है, फेमस है। हम देखते हैं कि ईंधन की बात करें तो ईंधन के बारे में काफ़ी अधिक रोचक तथ्य सामने आता है कि यहाँ कोयले की आपूर्ति आसपास में नहीं हो पाती। तो ये क्या करते हैं, जो रेशियो है शिमोगा, तो शिमोगा और कांदूर जिला जो है वहाँ पर कम से कम 1400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जंगल फैला हुई है, वनस्पति फैली हुई है। वहाँ से वनों को काटा जाता है और काट कर उसे विशेष भट्टी में तपाया जाता है, जलाया जाता है, जहाँ से कोयला प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं कि पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति पहुँचाने वाला लोह इस्पात संयंत्र है विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात संयंत्र। क्योंकि यहाँ पर कोयला की आपूर्ति न होने के कारण वनस्पति या वृक्षों को काटा जाता है, काट कर भट्टियों में जलाया जाता है और कोयला प्राप्त किया जाता है। तो काफ़ी नया रोचक तथ्य है। चलिए हम देखते हैं चौथा, राउरकेला जो है उड़ीसा में है। राउरकेला जो था जर्मनी के सहायता से बना गया था। 1959 में उसका उत्पादन शुरू हो गया था। हम एक बात देख सकते हैं कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है, जिसका गठन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, इस जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कंपनी है, इसका उद्देश्य था कि विदेशी सहायता से भारत में लोह इस्पात संयंत्र स्थापित करना। तो ठीक इसके अंतर्गत 4 लोह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो एक राउरकेला है, भिलाई है, बोकारो है और एक दुर्गापुर है। तो 4 संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो हम राउरकेला के बारे में देख लेते हैं कि राउरकेला जो उड़ीसा में है, यह इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, जहाँ जो लोहा है सुंदरगढ़ से या क्योंझर से प्राप्त हो जाता है। मतलब जो उड़ीसा में ही है सुंदरगढ़ और क्योंझर, यहाँ से लोह अयस्क प्राप्त हो जाता है। हम देखें कोयला जो है झरिया तालचर से प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, तालचर से प्राप्त होता है। हम देखें जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, हीराकुंड जल विद्युत गृह है। भारत का सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड जल विद्युत गृह से ही क्या जल की आपूर्ति हो जाती है। मैग्नीज की बात करें तो बड़ा जामदा से प्राप्त हो जाता है। बड़ा जामदा जो है यहाँ से प्राप्त होता है मैग्नीज। तो ये बड़ा जामदा भी उड़ीसा में स्थित है। हम देखें डोलोमाइट के बारे में जान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो 12 द्वार जो क्षेत्र है, जो जांजगीर चांपा जिले में अवस्थित है, जहां मैं ये क्लास ले रहा हूं, वहां से मात्र 8 किलोमीटर दूरी में 12 द्वार है। तो 12 द्वार से ही डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है। 12 द्वार से परिवहन रेल परिवहन से पहुंचाया जाता है राउरकेला। हम चूना की बात करें तो पूर्ण पानी से चूना प्राप्त होता है, जो कि उड़ीसा में ही अवस्थित है। तो ये राउरकेला की बात कर लिए। इसको हम सरसरी रूप से हम देखना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि कहाँ लोहा पाया जाता है, कहाँ कोयला पाया जाता है, तो भी एक तथ्य के रूप में जाना जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए कि भिलाई से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं लोह इस्पात संयंत्र के संदर्भ में। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। भिलाई संयंत्र स्थापित हुआ था 1957 में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। क्यों आखिर स्थापित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा, अनुशंसा में बोल सकते हैं हम लोग। इसका उत्पादन हुआ था 4 फरवरी 1959 में। कई बार पीएससी में पूछा गया है कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1957 में हुई थी, है ना। हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति जस्ट 100 साल बाद 1957 में भिलाई की स्थापना हुई थी, भिलाई स्टील प्लांट की। हम देखें उत्पादन तो 4 फरवरी 1959 में उत्पादन हुआ। तो हम एक रेशियो के रूप में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा जो 4 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, उसका सभी का उत्पादन 1959 के आसपास हुआ था। तो हम इसको भी 59 के रूप में देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि भिलाई, हम इसको एक नक्शे के रूप में देखते हैं कि भिलाई जो है स्टील प्लांट जो है वह हावड़ा और
हावड़ा और मुंबई रेल मार्ग के बीच अवस्थित है। हम देख रहे हैं कि रायपुर से नज़दीक ही है भिलाई, और भिलाई जो है छत्तीसगढ़ के जो दुर्ग जिले में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेल परिवहन भी सुचारू रूप से व्यवस्थित है। यहाँ बात कर लें स्टील प्लांट से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ISO के द्वारा इसे भारत का सबसे साफ सुथरा, सबसे पर्यावरण हितैषी इस्पात संयंत्र माना गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत का सबसे टॉप नंबर में पर्यावरण मित्र, पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाने वाला इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो भिलाई स्टील प्लांट है। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ से लोहा का कहाँ प्राप्ति होती है। लोहा जो है दल्ली राजहरा से प्राप्त होता है, छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हेमेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त होता है। जी हाँ, हेमेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त हो जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में ही है। हम देखते हैं कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। कोयला जो है कोरबा ज़िले से प्राप्त हो जाता है। और देखें कि हम कुछ जो है वो बोकारो से भी प्राप्त कर लेते हैं। हम देखें कि चूना की बात कर लें तो चूना जो है नंदनी कुंदनी जो राजनांदगांव का जो खान है वहाँ से भी प्राप्त हो जाता है, बालोद ज़िले से भी प्राप्त होता है। तो कुल मिला के देखें राजनांदगांव, बालोद है ना, इस ज़िले में चूने का उत्पादन अधिक होता है, तो वहाँ से प्राप्त हो जाता है। नंदनी खान से प्राप्त होता है। डोलोमाइट की बात करें तो बिलासपुर से प्राप्त हो जाता है, हिर्री माइन से प्राप्त हो जाता है। क्वार्टजाइट की बात करें बालोद से प्राप्त होता है ना, बालोद। आखिर क्वार्टजाइट का क्या इस्तेमाल होता है। क्वार्टजाइट का जो इस्तेमाल होता है कि जो भट्टी होती है उसका लेप लगाने के लिए क्वार्टजाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बालोद से प्राप्त होता है। और जल जो है 3 डैम से प्राप्त होता है, तांदुला, गोंदली और खरखरा जलाशय से प्राप्त होता है, जल की आपूर्ति होती है। मगर अभी वर्तमान में सुर्खियों में ये था, ये गोंदली और खरखरा जलाशय सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि यहाँ जल की कमी हो गई थी। इस डैम में जल उतना स्तर तक नहीं भर पाया था, जिससे भिलाई स्टील प्लांट को जल की आपूर्ति कम हो रही थी। इसका भिलाई स्टील प्लांट के जो जल के संदर्भ में क्या था, वहाँ संचित रखा जाता था। जल की मितव्ययता में भी ध्यान दिया गया भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा। तो एक प्रकार का एक सिस्टम था जो पर्यावरण को भी ध्यान देता था, जल को भी बिल्कुल व्यवस्थित रखता था। इस कारण इसको पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ISO के द्वारा 1400 कुछ होगा रेशियो, उसके द्वारा इसे मानक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। हम देखें छत्तीसगढ़ का मैप देखें तो ये छत्तीसगढ़ के जस्ट मध्य में ये भिलाई स्टील प्लांट है, जिसके आसपास के क्षेत्र में कोयला मिल गया, मैग्नीज मिल गया, लोहा मिल गया, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भिलाई स्टील प्लांट। अब देख लेते हैं दुर्गापुर। 6वां नंबर जो है दुर्गापुर का। दुर्गापुर जो है वह ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। जी हाँ, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। हम देख लेते हैं कि दुर्गापुर के बारे में कि लोहा इस्पात मतलब कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, लो अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो बोलानी और मयूरभंज से प्राप्त होता है। मयूरभंज जो है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। हम देख सकते हैं कि कोयला झरिया व रानीगंज से प्राप्त होता है, झारखंड से प्राप्त होता है। हम देखें चूना हाथीबाड़ी और वीर मित्रपुर से पहले प्राप्त हुआ करता था, मगर अब वहाँ भंडारण कम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो अब उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर ज़िले से मंगाया जाता है चूना। ठीक है, देखें मैग्नीज बराविल से प्राप्त किया जाता है। डोलोमाइट को देख लेते हैं। डोलोमाइट जो है वीर मित्रपुर से प्राप्त होता है। तो देखा जाए कि जो भी पश्चिम बंगाल या झारखंड में जितने भी इस्पात संयंत्र हैं, वहाँ जितने भी डोलोमाइट है वहाँ वीर मित्रपुर से ही मंगाए गए हैं। जी हाँ, ठीक है। हम देखें जल की आपूर्ति जो होती है दुर्गापुर बैराज से प्राप्त किया जाता है। तो यह दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से है। इतना इम्पोर्टेंट है याद करना। हम देखें 7वां पॉइंट बोकारो का। बोकारो स्टील प्लांट जो है यह हजारीबाग ज़िले में अवस्थित है, झारखंड के हजारीबाग ज़िले में अवस्थित है। और बोकारो और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है यह जो प्लांट है। और देखें कि यह सोवियत संघ की सहायता से 1964 में स्थापित किया गया था। देखें अब लोहा की बात कर लें तो लो अयस्क जो है किरुबुरु लो अयस्क जो है उड़ीसा में है, किरुबुरु से प्राप्त हो जाता है। कोयला की बात करें तो झरिया से प्राप्त होता है। और बात करें जल दामोदर नदी परियोजना से प्राप्त होता है। जितने भी पश्चिम बंगाल में अवस्थित जो स्टील प्लांट है वो सबको जल की आपूर्ति दामोदर नदी घाटी परियोजना ही करता है। और देखा जाए कि कोयला की जो आपूर्ति है सभी जगह झरिया
और क्योंझर जिले से ही प्राप्त किया जाता है। हम देखिए चूना की बात कर लें तो चूना पलामू और डाल्टनगंज से प्राप्त होता है बोकारो में। ठीक है, बोकारो में हम देखा जाए कि बोकारो जो अधिकांश जो है झारखंड से प्राप्त हो जाता है, जितने भी कच्चे माल हैं। हम बात कर ले अन्य और अंतिम इस्पात संयंत्र की बात कर ले जो चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद स्थापित की गई थी, तो देख सकते हैं कि हम एक संक्षिप्त में देखें कि बोकारो स्टील प्लांट जो है इसका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। मतलब बोला जाए कि अभी तक देखा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है जमशेदपुर में, मगर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, चाहे वो 6 सालों बाद ऐसा आएगा कि बोकारो स्टील प्लांट भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बन जाएगा, क्योंकि ये उत्पादन काफ़ी अधिक करना शुरू कर देगा। हम देखें कि अन्य स्टील प्लांट की बात कर रहे थे हम कि चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद ये स्थापित हुआ था। तो देखा जाए तो सेलम जिले में, तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थापित है ये। तो इसका सेलम स्टील प्लांट जो है वह तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम जो है वह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो भारत का पहला तटवर्ती स्टील प्लांट जो है विशाखापट्टनम ही है, और विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और यहाँ क्या परिवहन की सुचारू व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, परिवहन का साधन अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि जल परिवहन होता है। हम देखें विजयनगर जो है कर्नाटक में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है कर्नाटक के हासपेट जिले में अवस्थित है। तो हम देख सकते हैं कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद जो इस्पात संयंत्र है अवस्थित है। हम एक बार देख सकते हैं कि भारत में जो स्टील प्लांट है, भारत में जो इस्पात संयंत्र है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए भिलाई स्टील प्लांट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और जीके की बात करें तो जीके के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, इस पैटर्न में कोयला का मतलब किसी इस्पात संयंत्र की स्थापित होने के पीछे वहाँ की जो स्थानीकरण का है, मतलब जो मैग्नीज़ है, लोहा है, डोलोमाइट है, चूना पत्थर है, क्वार्टजाइट है, तो ये जो खनिज है ये प्राप्त कहाँ कहाँ से किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगला जो टॉपिक आएगा वह आएगा निर्माण उद्योग भाग 3, और यह जो टॉपिक होगा अंतिम वीडियो होगा निर्माण उद्योग का, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।